आपको ऐसा लगेगा, ये आपको हमको जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है और ऐसे जो बातचीत में भी जो हमें सुनने को लगेगा कि सिर्फ हम लोगों ने बिना खड़क बिना ढाल हमको आज़ादी मिल गई। ये गलत है, क्योंकि पहले तो जो ये स्वतंत्रता संग्राम है वो बहुत पहले से चली आ रही है। उसमें पॉलीगार रेबेलियन हुआ साउथ इंडिया में, पाइका रेबेलियन हुआ उड़ीसा में, अलग से 1857 का विद्रोह जो हुआ वो भी तो है ही। उसके बाद बिरसा मुंडा जैसे जनजातियों में भी हुआ, मणिपुर में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। उसके बाद क्रांतिकारियों का एक बहुत सिलसिला चला। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार होके एक दो कोई बहुत वीर किसी ने अपना मतलब शहीद हो गए। आपको अगर जिक्र भी होगा तो वही एक दो मतलब व्यक्तियों के बारे में कोई वीर या बहुत वीर थे, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ वो बहुत वीर थे, लेकिन इसमें इतिहास में खास कोई असर पड़ा, मेरा कुछ हासिल नहीं किया। हाँ, उन्होंने हासिल नहीं है, ये गलत है। हाँ। क्यों? तो क्या हुआ है कि जैसे ये एक जैसे क्रांतिकारियों के बता, आपको गदर मूवमेंट के बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं जाएगा। हाँ, रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल, बिस्मिल, ये जो चट्टग्राम में जो विद्रोह हुआ, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि ठीक है आज़ाद हिंद फौज में कुछ 3-4 साल कुछ उन लोगों ने किया, फिर वो जापान जो परास्त होने के बाद ये भी पूरी तरह से मिट गया, तो इसमें से कोई ख़ास इसका जो असर हुआ हमारे इतिहास में वो कुछ खास नहीं है। ये गलत है, क्योंकि अगर आप क्रांतिकारी दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बहुत साफ है कि पहले तो अंग्रेज़ क्रांतिकारियों से बहुत डरते थे, इसीलिए उन लोगों को कालापानी भेजते थे। नहीं तो भारत में ही कहीं छोटे मोटे किसी जेल में या कहीं हाउस अरेस्ट में रखते थे। उनको तो हाउस अरेस्ट में कभी नहीं रखा। क्यों नहीं? क्योंकि उनसे डरते थे। और इन लोगों ने बार बार विद्रोह का झंडा उड़ाया और अंत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, नेवल रिवोल्ट 1946 में, आप पढ़िएगा। ये शायद हमारे पूरे इतिहास में अगर कोई एक क्षण है जिसके कारण हमें अचानक से ये जो हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, तो आपको लगेगा कि पहले भी बहुत लोगों ने कहा कि भाई हमें स्वाधीन होना है, तो अचानक 1946 में क्या हुआ? जब एक थ्योरी आती वर्ल्ड वॉर वाली ना, वर्ल्ड वॉर से ये जुड़ा हुआ है ये है कि उस वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड और जो भी कॉलोनियल पावर्स थे वो बहुत थके हुए थे, ये सच है। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद भी वो थके हुए थे, तो पहले विश्व युद्ध के बाद हम लोग स्वाधीन क्यों नहीं हुए? क्योंकि आयरलैंड तो 1920s में उनको स्वाधीन हो गए थे, तो 25 साल और क्यों लगा हमें? और ये भी क्यों आगे नहीं, अगर चाहते थे तो कर सकते थे। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भारतीय सिपाही के मतलब उनकी वफादारी के आधार पे ये जो ढांचा था वो खड़ा हुआ था। ये जो 1946 में नेवल म्यूटिनी हुआ, उसके बाद, इस विद्रोह के बाद अचानक से अंग्रेज़ों को लगा कि ये देखिए अब इन पे हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। तो ये जो विद्रोह हुआ नौसेना में, उसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। हाँ, मतलब खास इसके बारे में किसी ने बताया नहीं होगा, जबकि इसमें 20,000 नौसेना के जो सेलर्स थे उन लोगों ने भाग लिया। उन लोगों ने मुंबई में 80 जहाज़ों पे कब्ज़ा किया। और याद रखिए ये नेवी के जहाज़ हैं, तो मतलब इन पे मतलब कैनन्स वगैरह सब कुछ जो भी नौसेना के, तो मैं ये पूरी तरह से सशस्त्र हैं। और इन्होंने उसी के पहले द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब योगदान भी दिया था, तो ये लोग कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। ये एक बड़े विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के लगा कि ये भाई हमारे नियंत्रण से पूरी तरह से निकल चुके हैं। तब उन लोगों ने कहा कि हम मतलब हम आज़ादी देंगे। तो
ये जो इतिहास है इसको पढ़ाया नहीं गया। तो ये विद्रोह किसने किया? ये विद्रोह पूरी तरह से क्रांतिकारियों के मैं कारण हुआ आपकी था। जब दोनों बात सुन रहा हूँ, चाहे मैं अशोका ग्रेट की बात सुन रहा हूँ या महात्मा गांधी जी के दौर की बात सुन रहा हूँ, मुझे आपकी बात सुनकर ये सवाल जहन में आ रहा है कि क्या ये जानबूझकर हमारे जहन में डाला गया कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हाँ, देश हम थे? लोग मतलब पैसिव हैं। हम लोग घर में बैठेंगे, किसी से तर्क नहीं करेंगे, हम लोग कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, हाँ कुछ चरखा घुमा लेंगे, बस उससे हम और कुछ नहीं करेंगे। और इसका मतलब नहीं है कि गांधी जी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतिहास का एक तरफ है, तब ये एक तरफा इतिहास है। इसमें क्रांतिकारियों का योगदान भी है। और अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जाएं, हमारे समुद्री इतिहास का भी इसमें कोई योगदान है। हमारे दूसरे जो सेनापति थे, जो हमारे लेखक थे उस ज़माने के वैज्ञानिक थे, उनका भी इसमें योगदान है। तो ये जो योगदान क्या है, सरकार इस दिशा में एनसीईआरटी में बदलाव कर रही है? तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में तो धीरे धीरे किया ही जा रहा है, लेकिन देखिए एनसीईआरटी तो एक छोटा सा हिस्सा है इसका, बट नींव उसका पूरा नींव भी नहीं कहूँगा। नींव ये है कि हम लोग ये जो हमारी जो नागरिकों में एक जागरूकता आए हमारे इतिहास के बारे में, तब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स तो बाद में भी बदले जा सकते हैं, लेकिन पहले हमारे में एक इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, हमारे इतिहास में गर्व होना चाहिए, हमारे पूर्वजों के जो उन्होंने जो किया उस पे, और मैं फिर से कहूँगा सबूत के आधार पे, और तो उसके बाद ये कहूँगा कि इसके आधार पे हमें गर्व होना चाहिए। अब क्योंकि आप नेवी से जुड़े, एक सवाल मेरे जहन में आता है। मैं छुट्टियां मनाने अक्सर दीव जाता हूँ, तो दीव में पुर्तगीज नजर आते हैं जी। फिर मैंने पुर्तगीज को पढ़ना शुरू किया जी। तो मुझे पता लगा कि भारत के जितने समुद्री तट थे वो सब पुर्तगीज के हाथ में थे। कुछ साल उनके थे, कुछ नहीं, कुछ इलाके थे जैसे दीव, गोवा, दमन, तो कुछ साल उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने बहुत अत्याचार भी किया। हाँ, तो यही मेरे जहन में सवाल था। हाँ। कि हम अंग्रेजों से तो नफरत करते हैं, हाँ। पुर्तगीज से नफरत की उतनी कहानियां नहीं आई। अब नफरत करना या नहीं ये अलग बात है, कम से कम इतना तो होना चाहिए, या उनकी हमें बर्बरता के किस्से जितना। हाँ, उन्होंने उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरीके से हमारे भारतीयों पे अत्याचार किया। उस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस इतिहास को हम भूल जाएं तो ये बार बार वही इतिहास दोहराता रहेगा। तो मैं नहीं करता कि आज के पुर्तगाल के लोगों या आज के अंग्रेज़ों से हमें नफरत करनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कम से कम इस इतिहास को आप सच, इस मतलब वास्तविकता को आप समझें, सच को आप समझें और इसको याद रखें, नहीं तो ये इतिहास दोहराती रहेगी। अंग्रेजों के नाम पर या मुगलों के नाम पर जो विरासत हिंदुस्तान में है, क्या उसके नाम को बदलने की जरूरत है? आप देखिए इसका मतलब हाँ, कुछ सड़कों का नाम बदल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे कुछ जगहों का नाम बदला, तो उसको वापस ले जाएं। जैसे मैं कहूँगा इलाहाबाद, अब इलाहाबाद का पारंपरिक नाम प्रयाग है, तो हम अकबर ने उसका बदल दिया कि मतलब कि हमेशा के लिए बदल दिया, तो गलत है ना। तो उसी तरह से बहुत जगह हैं जहाँ अंग्रेज़ों ने उस जगह का नाम बदला, जैसे बॉम्बे हो गया, अब उसको वहाँ के स्थानीय लोगों का नाम उसका मुंबई है, तो ठीक है। कोलकाता हो गया, या जहाँ भी जो उनके पारंपरिक नाम है उसको वापस लाना ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग कोई भी बाहर से किसी भी चीज़ का जो कोई प्रभाव आया है उसको हम लोग नकार दें, ऐसा नहीं है। आज भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी का एक उसका अंश बन गया है। अब क्रिकेट खेलते हैं हम, वो बाहर से आया है, लेकिन आज के भारत को आप क्रिकेट के बिना सोच भी नहीं सकते। हम जब खाते हैं, समोसा ईरान से आया है, समोसा शायद ईरान से आया है, मैं नहीं जानता, लेकिन ईरान से। उसमें जो आलू है वो ज़रूर बाहर से आया है। अच्छा, वो पुर्तगीज़ ले आए थे। टमाटर बाहर से आया, पुर्तगीज़ ले आए थे। तो हम दुनिया के बहुत सारे ऐसे हमारे ऊपर प्रभाव हैं, उसके मिश्रण से हम बने हैं, और हमने भी दुनिया पे प्रभाव डाला है। नहीं तो क्या ये मैं नहीं कहता कि एकदम पूरी तरह से प्योर हमें प्योर सिविलाइजेशन बनाने की ज़रूरत है, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम दुनिया भर से जो भी उनका प्रभाव है, उनसे जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लें, उनको अपना लें,
उसमें कोई समस्या ही क्यों है? हम लोग तो रोज़ सब स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन भारतीय लोगों ने तो नहीं बनाया, वो अमेरिकन में कहीं से आया। हम लोग अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं, या क्रिकेट देखते हैं, या जैसे मैंने आपको कहा आलू और टमाटर खाते हैं। तो ये सब दुनिया भर से चाय पीते हैं। तो ये दुनिया के बाहर से कहीं से आया, प्रभाव आया, इसमें कोई ख़राब नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसका मतलब नहीं है कि हम अपने गुलामी पे गर्व करें। हम अपने इतिहास को अपने दृष्टिकोण से समझें, सिर्फ इतना ही मेरा कहना है। ठीक है।